मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। खुदीराम बोस 17 वर्ष का ये बालक किशोर 14 वर्ष की आयु से ही किस और बढ़ रहा है, किस और बढ़ रहा है। और 18 की आयु में तो फांसी के तख्ते को भी सुशोभित करने वाला, हमेशा की नींद सो जाने वाला, इन 4 वर्षों में कितना कुछ कर गया ये। दूसरे एपिसोड में, पहले एपिसोड में मैंने आपके सामने रखा है। और इसका मित्र प्रफुल्ल चंद्र चाकी क्या कर रहा था, ये दोनों क्या कर रहे थे। कल के एपिसोड में हमने देखा ये 17 वर्ष का क्रांतिवीर जो है, ये खुदीराम अंधेरी रात में लगातार भागता रहा। 25 मील की भाग दौड़ करके वो बेनी गांव नामक जगह पे पहुंच गया। वहाँ जिस प्रकार से वो चने लेने के लिए, और कैसे पुलिस वाले, और कैसे उन्होंने, उनको पता चला, अकस्मात इसके मुंह से निकला। वो बता रहे थे कि कैनेडी और उसकी पत्नी और उसकी बेटी की हत्या हो गई है, बम ब्लास्ट हुआ है। इसके मुंह से निकला, अरे किंग्सफोर्ड बच गया। पुलिस वालों को शक हुआ, वहाँ से ये कोशिश कर रहा था भागने की, भागा भी, लेकिन स्टेशन पर ही ये पुलिस के द्वारा धर लिए गए। खुदीराम बोस तो पकड़ के जेल में डाल के उनको मुजफ्फरनगर जेल में लाया गया। और इन्होंने मुजफ्फरनगर पहुंचने तक जो जेल यात्रा थी इनकी, सब लोग ये सारी कहानी सुन रहे थे, किस्सा सुन रहे थे, शौर्य और वीरता का ये नया पृष्ठ पढ़ रहे थे। अरे इतनी छोटी आयु में ये खुदीराम बोस ये किस मिट्टी का बना है। अब जब बंदी बना करके मुजफ्फरपुर ले जाया गया, नगर में ये भी समाचार फैल गया। क्या? बहुत बड़ी संख्या में लोग देखने आए। सभी ये देखकर चकित थे, हैरान थे। उसके चेहरे पर ना कोई परेशानी भी थी, ना कोई घबराहट थी। चर्चा वार्ता होने पर खुदीराम बोल उठा, हम लोग तो किंग्सफोर्ड को मारने आए थे, हमें तो पता भी नहीं था कि बग्गी कैनेडी परिवार की है। ये तो दुर्भाग्य है कि किंग्सफोर्ड बच गया और कैनेडी की पत्नी और उसकी बच्ची चल बसी। उनमें से किसी के साथ हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। खुदीराम बोस का दूसरा साथी समस्तीपुर 1 मई को पहुंच गया। अपने कपड़े और जूते बदलकर मोकामा जाने के लिए कलकत्ता जाने वाली गाड़ी में जाकर बैठ गया। रेल के उस डब्बे में दुर्भाग्य से पुलिस का एक दरोगा नंदलाल बनर्जी भी बैठा हुआ था। उसे देखकर दरोगा के मन में कुछ शंका पैदा हुई। एक स्टेशन से उतरकर मुजफ्फरपुर पुलिस से चर्चा वार्ता की। संदेश मिलते ही उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस का काफिला जुट गया। और ये नंदलाल बनर्जी भी अपनी नजर के सामने सब कुछ हो रहा देख रहा था। वो नजर नहीं उठा रहा था कि ये उस नौजवान के ऊपर शक है मुझे। प्लेटफॉर्म के 2-3 सिपाहियों ने उसका पीछा किया। एक बार जब एक पुलिस वाले ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो धक्का देके निकल गया। लेकिन स्टेशन था, प्लेटफॉर्म से एक बार तो निकल गया, लेकिन 2-3 सिपाहियों ने उसको घेर लिया। और प्रफुल्ल चंद्र का वो धक्का, वो बच के जाना, रेलवे लाइन की ओर भागा था, लेकिन वहाँ भी सिपाही तैनात थे, इसलिए वह घिर गया। अंग्रेज सिपाही पर उसने गोली चलाई, परंतु निशाना चूक गया। सिपाहियों ने उसे घेर कर
सिपाही पहले उसको मारना चाहते थे, लेकिन इच्छा थी कि हमारे हाथ में आ जाए, हम इससे कुछ और भी उगलवा सकते हैं। जब इसको लगा प्रफुल्ल चंद्र चाकी को कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, पर मैं इन दुष्टों को, इन सत्ता के मद में रह रहे इन फिरंगियों को मुझ पर विजय पाने का अवसर मैं नहीं दूंगा, मैं इनके हाथ में नहीं आऊंगा। तो उसने क्या किया, उसने अपने ही पिस्तौल से अपने ऊपर ही गोली चला दी। पहली कंधे पे लगी, दूसरी गले पे लगी, और वहीं पर देखते देखते प्रफुल्ल चंद्र चाकी संसार से चला गया। लेकिन उसके ये जो आत्म बलिदान था, उसके मन में जो था कि मैं जीते जी पुलिस के हाथ में नहीं आऊंगा, वो तो अपना संकल्प पूरा करके चला गया। हाँ, पुलिस को इस कांड के रहस्य की जानकारी मिल सकती थी जो किंग्सफोर्ड का वध हुआ था, वध करने की कोशिश की गई थी, और कैनेडी और पी कैनेडी और उसकी पत्नी और उसकी बच्ची की हत्या हुई थी, मारी गई थी। ये सब इनसे पता चल सकता था प्रफुल्ल चंद्र चाकी से। कलकत्ता के न्यायालय में 8 जून 1908 को खुदीराम बोस के मुकदमे पर बहस हुई। प्रफुल्ल चंद्र चाकी तो अपना काम कर गए। अब खुदीराम बोस को, जो मुजफ्फरपुर से कलकत्ता लाया गया, केस की मुकदमे की सुनवाई शुरू हो गई 8 जून 1908 को। 13 जून को जज ने उसे प्राण दंड देने की घोषणा कर दी। जुलाई में फिर से एक बार हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, परंतु निर्णय नहीं बदला। 11 अगस्त 1908 को प्रातः उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाना था। कारागार के अधिकारी, जेलर के मन में उसके प्रति श्रद्धा भक्ति भाव जागृत हुआ। रात्रि में वो गया और 4 रसीले आम, बहुत बढ़िया क्वालिटी के अच्छे, कि सुबह तो उसको चले जाना है, तो आम का ये शौकीन है, 4 जेलर आम लाया, इसको खाने के लिए दिए। और हैरानगी की बात है, उसने नॉर्मल बिल्कुल सहज तरीके से उन 4 आमों का सेवन किया। आराम से होता है ना, सुबह आप फांसी के तख्ते पर जा रहे हो और आम खाने लाया है, तो शौक से, जैसे वो शौक से खाता था वैसे ही खा रहा है। खुदीराम बोस के प्रति जो उसकी श्रद्धा थी वो तो दिख गई, लेकिन सुबह जब उसने देखा कि वो आम भी उसने खा लिए और जेलर ने आती बार फांसी के तख्ते की ओर बढ़ते हुए खुदीराम बोस की जो मस्ती देखी, जो जनून देखा, जो चेहरे पे रंगत देखी, रौनक देखी, चकित हो गया। प्रातः 6 बजे फांसी के तख्ते पर खुदीराम पहुंच गया। उसके हाथ में भगवत गीता की पुस्तक थी। उसने भगवान की आराधना की, सभी का अभिवादन किया, वंदे मातरम का पाठ किया और जय घोष करते हुए वंदे मातरम का फांसी के फंदे पर झूल गया। इस समय उसकी आयु मात्र 18 वर्ष की थी। देखते ही देखते वो हम सबके बीच में से हमेशा के लिए चला गया, परंतु उसके चेहरे पर प्रबल आत्मविश्वास और संतोष चमक रहा था। गंडक नदी के किनारे उसका दाह संस्कार किया गया। स्वदेशी बंधुओं की एक विशाल संख्या इस पवित्र अवसर पर उपस्थित थी। बहुत सारे लोग इस अंतिम संस्कार में थे। मन में खुदीराम बोस के प्रति असीम श्रद्धा भक्ति दिख रही थी लोगों के चेहरों के ऊपर।
लगता था कि खुदीराम बोस को नमन करने के लिए आए हैं, श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए आए हैं। कुछ और भी, सभी ने उसका चरण वंदन किया। संस्कार के उपरांत सैकड़ों लोगों ने उन राख की चुटकी अपने माथे पर लगाई। किसी ने उसको अपने मस्तक पर लगाया और किसी ने अपने आभूषणों को राख का तिलक किया और किसी ने अपनी डिब्बी में राख को बंद किया घर ले जाने के लिए। सभी ने भगवान से आराधना की कि इस महान क्रांतिकारी को मान सम्मान प्रदान करें, इस आत्मा को शांति प्रदान करें और शीघ्र इसको फिर से भेजें। और हम इनके साथ, खुदीराम बोस के साथ मिलकर के अलग अलग उस समय जो माहौल होता है, लेकिन ये वीर 18 वर्षीय फांसी पर चढ़ने वाला नौजवान, पहला नौजवान 18 वर्ष की आयु में फांसी के तख्ते के ऊपर पहुंचने वाला। और 2 दिन पहले मैंने करतार सिंह सराभा 19 वर्षीय नौजवान, कैसे वो देश विदेश में, कैसे वो गदर पार्टी में, कैसे वो शिप में किस प्रकार से एम्यूनिशन लेकर के कलकत्ता की बंदरगाह में, पोर्ट में, कैसे वो पहले पीछे उतर करके वहाँ से कैसे वो नज़रें बचा करके पंजाब पहुँचता है और आगे वो क्या क्या करता है, करतार सिंह सराभा। ऐसे ही खुदीराम बोस और करतार सिंह सराभा, ये 2 वो नौजवान हैं जो 18 और 19 वर्ष की आयु में फांसी के तख्ते को चूमने वाले। और इस प्रकार से नवयुवक होने के बाद भी जो अनुपम कार्य करके दिखाया इन दोनों ने, यहां खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने, अंग्रेजों की फौज के हाथ में नहीं आना। ये मेरे से कुछ उगलवाने की कोशिश करेंगे, मैं मौका ही नहीं दूंगा, इसलिए अपनी ही पिस्टल से अपने आप को समाप्त कर लेना। कहना आसान है भाई, लेकिन भारत मां की स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने वाले इन लोगों ने जो दिखाया, वो उस समय की पीढ़ी के लिए और भावी पीढ़ी के लिए देशभक्ति का आधार बन गया। ये बलिदान, ये कुर्बानी, ये प्राणोत्सर्ग, ये फांसी, ये काला पानी, ये जेलों की कड़े दंड, ये संघर्ष, अंडरग्राउंड लाइफ, भूमिगत जीवन, और भरी जवानी के अंदर जब लोगों के ऐश करने की आयु होती है और ये लोग एक मिशनरी बन करके, एक ही बात अपनी आंखों के सामने थी कि मुझे देश को स्वतंत्र कराना है, हर हाल में कराना है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे। इस भाव को लेकर के जीने वाले, संघर्ष करने वाले, उस समय की चुनौतियों का मुकाबला करने वाले, हर तरह का कष्ट सहने वाले, ऐसे ये महान क्रांतिकारी, देशभक्त, भारत मां के सपूत उस समय की पीढ़ी को भी एक मैसेज दे रहे थे, संदेश दे रहे थे। आज की पीढ़ी के लिए भी ये मैसेज है, लेकिन आज के इतिहास में इन महान क्रांतिवीरों का कहीं वर्णन नहीं है। इन महान क्रांतिवीरों को इतिहास का एक पन्ना भी इनको नहीं मिल पाया, एक लाइन भी इनको नहीं मिल पाई। हमारा इतिहास बस मुगल इतिहास, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बस इतना इतिहास। ना उसके पहले भारत था, दुनिया का प्राचीनतम देश, प्राचीनतम संस्कृति सभ्यता को रखने वाला, विश्व गुरु, सोने की चिड़िया भारत, हर तरह से समृद्ध भारत, ज्ञान और विज्ञान के भंडार को समेटे शास्त्रों वाला भारत। उस भारत को जिस प्रकार से विदेशियों ने, विधर्मियों ने, फिरंगियों ने समय समय पर
जो आघात पहुंचाया, जो हमले किए, जितना वो क्रूरतापूर्वक इस देश के साथ उन्होंने व्यवहार किया। ऐसा नहीं कि यहाँ संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन एक बात सबके विचार करने के लिए है, सबके विचार करने के लिए है। हम कुछ बच गए, ये संतोष का विषय हो सकता है। उन्होंने 56 देशों में जाकर के किसी को माफ नहीं किया। हम कुछ बच गए, ये हो सकता है, परंतु हमारा उन देशों के साथ मुकाबला नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा देश, सारे विश्व के अंदर अपनी संस्कृति की अनूठी पताका फहराने वाला देश, तलवार की नोक पर नहीं। इस प्रकार के देश के ऊपर दुनिया के सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। हमें समझना पड़ेगा, वो हमले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आज भी हो रहे हैं, सीमा पर भी हो रहे हैं और सीमा के अंदर भी गद्दारों के द्वारा अलग अलग टाइम पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग प्रयोग करने वाले, संयोग नहीं प्रयोग करने वाले ऐसे महान गद्दारों, ऐसे बहुत से गद्दारों को भी पहचानना होगा। और उन महान देशभक्तों ने जो आत्म बलिदान किया, फांसी के तख्ते पर गए, काला पानी जैसा भयंकर कष्टकारक नारकीय जीवन भोगते हुए, और किस प्रकार से भारत माँ के स्वतंत्र का स्वप्न लिए, आंखों के सामने एक चित्र बना करके कि हमारी भारत माँ कब स्वतंत्र होगी, फिर से हम गुलाम ना हो, उसके लिए जरूरी है इन सारे महापुरुषों का, इन त्यागियों, तपस्वियों का, इन बलिदानियों का इतिहास, इनका इतिहास सबके सामने लाया जाए। आज जो मैं प्रयास कर रहा हूं, एक तो इनको श्रद्धांजलि होगी, इन सारे क्रांतिवीरों को, महापुरुषों को, जिनके कारण देश स्वतंत्र हुआ, जिनके कारण असल में देश स्वतंत्र हुआ। उनको याद नहीं करेंगे हम, उनको भूल जाएंगे। इतने कृतज्ञ हैं हम लोग, इतने एहसान फरामोश हैं हम लोग, ऐसा नहीं होने देंगे। बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो जाति, जो देश अपने पूर्वजों को, महापुरुषों को, त्यागी तपस्वियों को, बलिदानियों को भूल जाता है, उस देश के, उस समाज के समाप्त होने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगता। हमारे ऊपर आज भी कई तरह के संकट हैं। अब मुझे लगता है कि ये सारे इन लोगों का जीवन आपके सामने लाने का, सिंध के राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक, इन सारे क्रांतिवीरों को, तपस्वियों को और समर्पित लोगों को आपके सामने लाने का मेरा यही अर्थ है कि आज की पीढ़ी को जब ये ठीक इतिहास उनके सामने आएगा, तो उस ठीक इतिहास को समझ करके उनको प्रेरणा मिलेगी। आज अगर कुछ चुनौतियां होंगी तो उनका मुकाबला करने के लिए उन सबके चित्र आंखों के सामने रखते हुए हम उस और अग्रसर हो पाएंगे। इन सब लोगों का जीवन आज के पीढ़ी के सामने रखने का भाव यही है कि हम लोग आने वाली आज की चुनौतियों को समझ करके उसका मुकाबला करने के लिए, इससे पहले कि गद्दार इस देश का कुछ बिगाड़े, दुनिया के बाकी देश सीमा के ऊपर हमें ललकारें, हम लोग इतने सशक्त हो जाएं, इतने सजग हो जाएं, इतने अलर्ट हो जाएं, इतने वेल इक्विप्ड हो जाएं, हर तरह से तैयार हो जाएं, भारत माँ को पुनः नहीं कटने देंगे। ये संकल्प लिया जा सकता है इन सारे महापुरुषों के जीवन को समझ करके। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।